हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ डॉक्टर संजू सिंह। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ टिनाइटिस या कान में अजीब तरह की आवाज़ आने की प्रॉब्लम के बारे में। तो आज मैं डिटेल में इसी के बारे में बताऊँगी, क्या होता है, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, कितने टाइप्स का होता है, रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, साइंस एंड सिम्टम्स क्या आते हैं इसमें, इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है, इसका जनरल मैनेजमेंट क्या हो सकता है और बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊँगी। अगर आपको टिनाइटिस की प्रॉब्लम है, आपके कानों में अलग तरह की आवाज़ें आती हैं, तो ये मेडिसिन आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। ये मेडिसिन आपको पूरी तरीके से टिनाइटिस की प्रॉब्लम से आराम दिला देंगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि टिनाइटिस की प्रॉब्लम क्या होती है। तो टिनाइटिस की प्रॉब्लम यानी कान में अलग तरह की आवाज़ें आना, घंटी बजना, कई बार ऐसा लगता है कि कोई घड़ी चल रही है, या अलग अलग तरह के रिंगिंग, हिसिंग, रोरिंग टाइप के साउंड्स आना, जबकि एक्सटर्नल कोई साउंड प्रेजेंट नहीं है और ये साउंड सिर्फ आपको सुनाई देना। तो ये तरह की अगर प्रॉब्लम होती है तो इसको टिनाइटिस कहते हैं। ये डिजीज़ नहीं होती, कोई बीमारी नहीं होती, एक सिम्टम होता है जो किसी भी अंडरलाइंग डिजीज़ की वजह से हो सकता है, और कई बार ये किस वजह से होता है इसका पता नहीं चल पाता है। ये यूनिलैटरल हो सकता है, मतलब आपका एक कान में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर बायलैटरल भी हो सकता है। ज़्यादातर देखा जाता है कि 15 से 20% लोग इससे अफेक्टेड रहते हैं, और जैसे जैसे एज बढ़ती है इसकी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। इसके अब टाइप्स की बात करते हैं कि कितने टाइप्स का होता है। तो जनरली ये 2 टाइप्स का होता है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव टाइप जो होता है वो सिर्फ आपको सुनाई देगा, कोई एक्सटर्नल साउंड नहीं, फिर भी आपके कान में आवाज़ें आ रही हैं, आपके आसपास जो लोग मौजूद हैं या फिर आपके डॉक्टर को भी आवाज़ें सुनाई नहीं देती हैं। इसको सब्जेक्टिव टिनाइटिस कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, जनरली लोगों में यही देखने को मिलता है। ऑब्जेक्टिव टिनाइटिस जो होता है उसमें आपको एक पुशिंग टाइप की साउंड आती है, जो आपके साथ साथ आपके डॉक्टर भी सुन सकते हैं। ये जनरली अगर कोई स्ट्रेचियन ट्यूब डिफेक्ट है, या फिर आपके ईयर में कोई प्रॉब्लम है, ईयर बोन्स में कोई प्रॉब्लम है, उस वजह से होता है। और इसका साउंड जनरली जो हमारा हार्ट साउंड होता है, हार्ट बीट होती है, उसके साथ सिंक करता रहता है। इस तरह के साउंड आपके डॉक्टर भी सुन सकते हैं। तो इसको ऑब्जेक्टिव टिनाइटिस कहते हैं, और ये बहुत ही रेयर केसेस में देखने को मिलता है। अब अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसमें आपको तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं। यही इसका मेन सिम्टम होता है कि आपको कान में तरह तरह की आवाज़ आती हैं। कभी ऐसा लगता है कि कोई घड़ी चल रही है, कभी ऐसा लगता है कि ट्रेन की विसल्स आ रही है, या फिर आपको रिंगिंग सुनाई देगा। कई तरह की आवाज़ें आती हैं, कई बार हिसिंग, कई बार रोरिंग टाइप के साउंड आते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के साउंड्स आपके कान में आते रहते हैं, जिसको कोई और नहीं सुन सकता है। इसके अलावा ये साउंड होता है, ये आपके एक कान से आ सकता है, यानी यूनिलैटरल हो सकता है, या फिर ये बायलैटरल हो सकता है, यानी आपके दोनों कान इससे अफेक्टेड हो सकते हैं। बट टिनाइटिस की वजह से आपको हियरिंग प्रॉब्लम हो सकती है, आपको डेफनेस डेवलप हो सकता है, या फिर डेफनेस की अगर आपको प्रॉब्लम डेवलप हो रही है तो उसकी वजह से आपको टिनाइटिस भी डेवलप हो सकता है। कई बार ये जो साउंड्स होते हैं ये लो पिच होते हैं, यानी इससे आपके जो डेली रूटीन की लाइफ है वो अफेक्ट नहीं होती। कई बार ये बहुत हाई पिच होते हैं, तो आपकी डेली रूटीन की लाइफ भी अफेक्टेड हो जाती है। आपको कंसंट्रेट करने में दिक्कत आने लग जाती है, आपको एक्सटर्नल जो अदर नॉइजेस होती हैं, आवाज़ें होती हैं, उसको सुनने में प्रॉब्लम आ सकती है। कई बार पूरे दिन आपको प्रॉब्लम रह सकती है। कई बार ये थोड़े टाइम के लिए आती है, कुछ मिनट से लेकर कुछ आवर्स तक रहती है, उसके बाद ठीक हो जाती है। तो ये आपको कई बार रुक रुक के आती है, कई बार कंटिन्यूस बनी रहती है। कुछ टाइम में, जैसे कई बार कुछ लोगों में दिन में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों में रात में, जब कोई बिल्कुल सन्नाटा होता है, कोई आवाज़ नहीं होती, तब ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके से डिफरेंट लोगों में डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स आ सकते हैं। तो ये हो गया इसके साइंस एंड सिम्टम्स की बात। अब इसके कॉजेज़ की बात कर लेते हैं। तो जनरली क्या होता है, कुछ अंडरलाइंग डिजीज़ेज़ होती हैं या कुछ मेडिकेशंस होती हैं जिनकी वजह से आपको टिनाइटिस डेवलप हो सकता है। लेकिन बहुत सारे केसेस में, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में इसके कॉजेज़ पता नहीं चल पाते हैं कि किस वजह से ये डेवलप हुआ है। कॉजेज़ में अगर हम पहला बात करें तो कुछ एयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से टिनाइटिस बहुत जनरली डेवलप होता है। जैसे कि एक्सटर्नल ईयर में आपके ईयर बैग्स की प्रॉब्लम हो गई तो उसकी वजह से आपको हो सकता है, या फिर आपको ईयर की जो बोन्स होती हैं उसमें कोई डिफेक्ट आ गया, स्ट्रेचियन ट्यूब में कोई डिस्फंक्शन हो गया, आपकी जो ईयर्स की मसल्स हैं उनमें स्पाज्म होने लग जाए, ईयर का क्रोनिक इन्फेक्शन हो जाए, या फिर ईयर्स में आपके कोई ट्यूमर वगैरह डेवलप हो जाए, कोई एक्सटर्नल इंजरी हो जाए, या फिर हेयरिंग लॉस हो जाए। तो इन सारे केसेस में आपको डेवलप हो सकता है टिनाइटिस। बेसिकली हमारा जो हियरिंग का प्रोसेस होता है, जब हमारी ईयर में कोई साउंड वेव आती है तो हमारे कॉकलिया पे बहुत छोटे छोटे से हेयर सेल्स होते हैं जो
जो साउंड वेव आती हैं तो उनमें से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो होता है रिलीज होता है, जो नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन में स्पेशली ऑडिटरी कॉर्टेक्स में पहुंचते हैं और वहाँ पे ब्रेन जो है इंटरप्रेट करता है कि हम जो साउंड सुन रहे हैं वो क्या है। तो इस तरह से हमारा हेयरिंग का प्रॉपर प्रोसेस होता है। कुछ केसेस में जैसे आपको जो हेयर सेल्स हैं उनमें कोई डिफेक्ट आ गया या तो वो टूट गए या वो बेंड हो गए, तो इसकी वजह से वो एबनॉर्मली लीक करने लग जाते हैं। कई बार आपको साउंड वेव नहीं आता है, इसके बावजूद वो थोड़े से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भेजते रहते हैं ब्रेन को, और इस वजह से आपको टिनाइटस की प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। तो ये हो गए ईयर से रिलेटेड कॉजेज। अगर और कोई डिजीजेज हैं, जैसे आपको हाइपरटेंशन है, आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, एनीमिया है, डिप्रेशन है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो इन सारी डिजीज़ के साथ भी ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आपको कुछ कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ब्लड वेसल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है टिनाइटस की प्रॉब्लम। साथ में अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपोजर आपका होता है किसी लाउड साउंड से, जैसे कहीं पर कोई ब्लास्ट वगैरह हुआ या कोई बुलेट, किसी ने बुलेट कोई फायर किया और आप वहाँ पे प्रेजेंट हैं, तो उसकी तेज़ आवाज़ की वजह से भी आप में टिनाइटस की प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। साथ में कुछ मेडिसिन होती हैं जिनके प्रोलॉन्ग यूज़ से हमको टिनाइटस की प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। इन मेडिसिन में आती है एनएसएड्स यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, डायूरेटिक्स, एंटी डिप्रेसेंट्स हो गया। तो इस तरह की अगर मेडिसिन आप प्रोलॉन्ग टाइम से यूज कर रहे हैं तो इसकी वजह से आपको टिनाइटस डेवलप हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको कोई हेड और नेक की इंजरी हुई है या आपको हेड और नेक का कोई ट्यूमर है, कॉस्टिक न्यूरोमा हो गया, तो इसकी वजह से भी आपको टिनाइटस डेवलप हो सकता है। तो ये सारे इसके कुछ कॉजेज़ हो जाते हैं। अब इसके रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं कि कौन से लोग हैं जो बहुत प्रोन होते हैं डेवलप होने की टिनाइटस की। तो इसमें सबसे पहला आता है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा लाउड साउंड का एक्सपोजर रहता है, आपका कोई ऐसा काम है जिसकी वजह से आपको लाउड साउंड का एक्सपोजर रहता है, आप ईयरफोन, ईयरबड्स वगैरह बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, लाउड साउंड सुनते हैं, उसमें जैसे भी आपको डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरा होता है जेंडर, मेल्स में ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। थर्ड है एज जैसे जैसे हमारी बढ़ती है यानी ओल्ड एज में इसकी प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि ओल्ड एज में जाते जाते हमारी जो हेयर सेल्स होती है वो कम काम करने लगती है, तो उसकी वजह से हेयरिंग का भी डिफेक्ट आता है और टिनाइटस भी डेवलप हो सकता है। फोर्थ है अगर आप अल्कोहल और स्मोकिंग का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं तो उससे आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। फिफ्थ है अगर आप में कोई हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ या फिर ओबेसिटी या फिर डिप्रेशन, इस तरह के कंडीशंस है तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं टिनाइटस डेवलप होने के। तो ये सारे कुछ रिस्क फैक्टर्स हो गए। अब हम इसके डायग्नोसिस की बात करते हैं। तो इसके डायग्नोसिस में अगर आपको ऐसे कोई साउंड आ रहे हैं तो आपको तुरंत ईएनटी को विजिट करना चाहिए। वहाँ पे आपकी केस टेकिंग होती है जिसमें आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते, जैसे कि जो आपके साउंड आ रहे हैं रुक रुक के आते हैं या फिर अचानक से आते हैं या फिर रुक रुक के आते हैं, पूरे दिन रहते हैं या किसी एक टाइम में पर्टिकुलरली ज़्यादा आते हैं, या फिर और आपको कोई हेड इंजरी या कुछ नेक इंजरी तो नहीं हुई रिसेंट में, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ में आपको कोई वर्टिगो या चक्कर आने की प्रॉब्लम तो नहीं रहती, हेयरिंग ये डिफेक्ट तो नहीं हो रहा, आपका हेयरिंग का प्रॉब्लम तो नहीं स्टार्ट हो गया इसके साथ साथ। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, फिर केस टेकिंग होती है, साथ में आपका हेयरिंग का टेस्ट होता है कि कहीं आपको हेयरिंग डिफेक्टिव नहीं हो रहा है, और कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई करवाया जाता है कहीं ट्यूमर वगैरह नहीं, ये सब पता करने के लिए। तो इसके कॉजेज़ को रूल आउट करते हैं। जब इसके कॉजेज़ एक बार पता चल जाते हैं तो इसको ट्रीट करना और भी ईजी हो जाता है। जैसे कि अगर आपको किसी मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से आ रहा है तो अगर हम उस मेडिसिन को स्टॉप कर देते हैं तो धीरे धीरे करके आपका ठीक होने लग जाए। अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की, कि इसके मैनेजमेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि अगर आप कहीं लाउड नॉइज़ में जा रहे हैं, कहीं पर बहुत ज़्यादा आवाज़ें हैं, बहुत तेज़ पिच की आवाज़ें हैं, तो ऐसे में आप अपने कान को प्रोटेक्ट करके रखिए उन वॉइसेस से, उन नॉइजेस से। ज़्यादातर आप कोई एयर प्रोटेक्टर यूज कीजिए जिससे आपको बहुत तेज़ नॉइज़ ना सुनने पड़े। घर में भी अगर आप टीवी म्यूजिक वगैरह सुनते हैं तो उसको आप लो पिच वॉइस में रखिए, उसकी आवाज़ कम करके रखिए। ज़्यादा टाइम तक ईयरफोन मत यूज कीजिए, स्पेशली अगर आप कहीं बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं तो वहाँ पे आप मत यूज कीजिए ईयरबड्स वगैरह, क्योंकि वहाँ पे हमें तेज़ साउंड सुनना पड़ता है, उसकी वजह से हमारे हेयरिंग की प्रॉब्लम होती है, टिनाइटस डेवलप होता है। इसके अलावा अगर आप अल्कोहल और स्मोकिंग वगैरह करते हैं तो इस चीज़ को आप अवॉइड करिए। साथ में आप अपनी डाइट में सॉल्ट का इंटेक थोड़ा कम कर दीजिए। ये सारी चीज़ें जो आपको हेल्प करेंगी। इसके अलावा मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है, आपको कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने में हेल्प करता है, आपकी हियरिंग की एबिलिटी को भी बढ़ाता है। तो मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, स्ट्रेस को भी दूर रखेगा और आपकी हियरिंग एबिलिटी भी बढ़ेगी। हो गया। अब मैं बात करूँगी होम्योपैथिक मेडिसिन की, जिनके बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट आते हैं। एक तो ये नेचुरल मेडिसिन होती है, इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं
होते हैं, और धीरे धीरे करके ये आपकी हियरिंग एबिलिटी को भी बढ़ाएंगे, आपके टिनाइटस की प्रॉब्लम को पूरी तरीके से ठीक कर देंगे। लेकिन यहाँ जो मैं मेडिसिन बता रही हूँ सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बता रही हूँ, आपको सारी मेडिसिन नहीं लेने, जिस मेडिसिन से आपका सिम्टम मैच करना आपको बस वो लेना है। हमारी पहली मेडिसिन है चिनोपोडियम 30 पोटेंसी में। चिनोपोडियम बहुत इफेक्टिव मेडिसिन होती है जहाँ पे आपको कान में बजिंग का साउंड आने लगे, साथ में जब आपको लाउड नॉइज़ हो तो उसमें आपकी हियरिंग बेटर हो जाए, जबकि ह्यूमन वॉइसेस जो होती हैं उनको लेके आपकी हियरिंग जो है थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाए, आपको उतना अच्छा सुनाई ना दे। किसी भी नॉइज़ के लिए, कोई भी एक्सटर्नल नॉइज़ आती है तो उसके लिए आप ओवर सेंसिटिव हो जाएं, साथ में आपको वर्टिगो की भी प्रॉब्लम हो और आपका जो टिनाइटस की प्रॉब्लम है वो हार्ट बीट के साथ सिंक करे, तो ऐसी कंडीशन में आपको चिनोपोडियम लेना चाहिए, बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट आते हैं। हमारी दूसरी मेडिसिन है कालीम्यूर 30 पोटेंसी में। कालीम्यूर बहुत इफेक्टिव है जहाँ पे आपको क्रोनिक डिस्चार्ज हो, क्रोनिक ओटोरिया हो, कान से आपके बहुत टाइम से डिस्चार्ज आ रहा हो, उसके बाद आपको टिनाइटस डेवलप हुआ है, या फिर आपके नोज़ से, आपके थ्रोट से बहुत टाइम से डिस्चार्जेस आ रहे हैं, आपके कान से बहुत ज़्यादा पॉपिंग और क्रैकिंग के साउंड आते हैं, साथ में ये सारी प्रॉब्लम जो आपकी जब भी आप कुछ सॉलो करते हैं तो ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ऐसे केसेस में कालीम्यूर 30 के बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। हमारी थर्ड मेडिसिन है नाइट्रिक एसिड 30 पोटेंसी है। नाइट्रिक एसिड के पेशेंट जो होते हैं उनको अपनी ही आवाज़ जो होती है वो इको करती है, जब भी वो कुछ बोलते हैं तो उनको अपने कान में अपनी ही आवाज़ इको करती रहती है, साथ में जब वो कुछ खाते पीते हैं तो उनको क्रैकिंग के साउंड आते रहते हैं। तो ऐसे केसेस में बहुत ही इफेक्टिव होती है नाइट्रिक एसिड। हमारी फोर्थ मेडिसिन है ग्रेफाइटिस 30 पोटेंसी में। ग्रेफाइटिस के पेशेंट भी जो होते हैं उनको बहुत ज़्यादा हिसिंग का साउंड आता है, उनके कान में क्या होता है ऐसे ड्राइनेस सी रहती है, स्पेशली इनर ईयर में उनको बहुत ज़्यादा ड्राइनेस फील होती है, साथ में उनका ईयर जो होता है बहुत ज़्यादा स्टफ़ी फील होता है, ऐसा लगता है स्टफिंग ऑफ ईयर हो गया है। साथ में जब भी वो हेड और नेक का मूवमेंट करते हैं तो ये सारी टिनाइटस की प्रॉब्लम ये सब बढ़ जाती है। ऐसे केसेस में ग्रेफाइटिस लीजिए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आएंगे। हमारी फिफ्थ मेडिसिन है चिन्नम सल्फ 30 पोटेंसी में। चिन्नम सल्फ उन केसेस में बहुत अच्छे होते हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा वायलेंट रिंगिंग, रोरिंग और बजिंग साउंड आए ईयर से, साथ में आपको बहुत ज़्यादा हियरिंग की भी प्रॉब्लम होने लग जाए, टिनाइटस के साथ साथ आपको डिफनेस भी डेवलप होने लग जाए, उस केस में आप चिन्नम सल्फ लीजिए, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो फ्रेंड्स, ये 5 बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन मैंने आपके साथ शेयर किया। इसके अलावा भी बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आपकी इंडिविजुअलाइजेशन के बेस पे आपको देते हैं और बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। जैसे किसी को घड़ी की आवाज़ सुनाई दे सकती है, किसी को हिशिंग सुनाई दे सकता है, तो इस तरह से जैसे साउंड है आपका या फिर जो आपका कॉज है उसके हिसाब से आपकी मेडिसिन चेंज होती रहती है। तो इसके लिए अगर आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके मेडिसिन लेंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट आएंगे और आपकी ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कीजिए, वहाँ भी मैं हेल्थ रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करती हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। और कोई आपकी क्वेरी है, कोई सजेशंस है, किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे एक्टिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।